देखिए आज आप लोग के हम वर्ग 10 के विज्ञान के 3 पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है धातु और अधातु। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए धातु किसे कहेंगे। देखिए रसायन शास्त्रों के अनुसार धातु के 6 भौतिक गुणों के आधार पर परिभाषित किया गया है, जिनके अनुसार वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हो, जिसमें आघात वर्ध्य और तन्य हो, जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है और कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, उसे धातु कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हो, जिसमें आघात वर्ध्य और तन्य हो, जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाया जाता हो और कठोर अवस्था में पाए जाते हो, उसे धातु कहते हैं। अधातु किसे बोलेंगे? वे तत्व जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है, उसे अधातु कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आघात वर्ध्यता 6 गुण है ना। पहला गुण का नाम है आघात वर्ध्य। आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं? धातु का वह गुण जिसमें यदि कोई भी धातु पर चोट या आघात कराया जाता है तो वह चादर के रूप में फैलने लगता है, अतः इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। मतलब कोई धातु है, उसको हम चोट करेंगे ना या उस पर आघात करेंगे तो वह चादर के रूप में फैलने लगता है। आप लोग कहीं देखे होंगे कोई दुकान है, उसको जो पर्दा के रूप में ऊपरे से गुंटी को सुरक्षा रखने के लिए उसमें चादर जो बनाया जाता है, उसी गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। तन्यता किसको बोलेंगे ना? सबसे देखिए आघात वर्ध्यता में सबसे जो है अधिक जो होता है आघात वर्ध्यता, वो होता है सोना और चांदी। माने सबसे ज्यादा फैलने वाला ना। उस पर चोट करेंगे या गर्म करके चोट करेंगे तो सबसे ज्यादा जो फैलता है उसका नाम है सोना और चांदी। इसके बाद अगला भी है एल्युमिनियम, ये सब भी है, लेकिन इन लोग से कम है। तन्यता किसे बोलेंगे? धातु का वह गुण जिसे गर्म करके लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं। धातु का वह गुण जिसे गर्म करके लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं ना। सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है ना। एग्जाम में चाहे कोई पूछेगा कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो बोलना होगा सोना। मतलब 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार खींच सकते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। आप लोग देखे होंगे तांबा, एल्युमिनियम के तार जो हम लोग बिजली के रूप में उपयोग करते हैं, बिजली के तार के रूप में, समझिए कि तन्यता गुण के कारण ही उसको तार बनाया जा सकता है। खींच खींच कर सब लंबा तार के रूप में बनाया जा सकता है। इसी के चलते हम लोग कहा है कि विद्युत के सुचालक होता है ना। देखिए आगे हम लिखे हैं वहाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चालकता, धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मतलब उसको यदि विद्युत जहाँ प्रवाहित हो रहा है तो उसको यदि उसमें टच करेंगे तो उसमें लाइन प्रवाहित होने लगेगा। हाथ से टच करेगा, झटका आ सकता है, आदमी के जान भी जा सकता है। इसीलिए कभी भी जो जहाँ विद्युत जिसमें है, बिजली है ना, उसमें धातु को टच नहीं करना चाहिए हाथ से। जैसे लोहा हो गया ना, कभी भी लाइन जब है उसमें तो लोहा को नहीं टच करना चाहिए। क्यों? उससे जान जा सकता है। ठीक, वह विद्युत के सुचालक होता है ना। सबसे अधिक जो सुचालक है वो होता है सोना और चांदी, इसके बाद तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। लेकिन कोई पूछेगा कि सबसे चालक धातु कौन है, तो बोलना होगा सोना, इसके बाद चांदी। ठीक है ना। फिर है कठोरता। कठोरता जो है, धातु कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। कौन अवस्था में? कठोर अवस्था में। लेकिन कुछ धातु में इतना मुलायम होते हैं ना, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। कभी आएगा एग्जाम में कि वह कौन सा धातु है, चाहे एक ऐसा धातु के नाम बताइए जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो आप लोग का बोलना होगा सोडियम या बोलिए पोटेशियम। लेकिन सबसे ज़्यादा सोडियम रहता है, प्रचलित है। देखिए अवस्था, धातु में जितने भी धातु है सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है पारा। ठीक आएगा कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो बोलना होगा पारा।
चमक, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होता है जिसे धात्विक चमक कहते हैं ना। एकदम सोना एकदम चमकता है, चांदी एकदम चमकता है ना, लोहा चमकता है, एल्युमिनियम चमकता है, तांबा चमकता है ना, उसे धात्विक चमक भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग के हम धातु और अधातु के बारे में बता रहे हैं। देखिए अब अधातु के रासायनिक गुण, हम धातु के रासायनिक गुण बता दिए। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? अधातु के रासायनिक गुण। देखिए अधातु के जो रासायनिक गुण है धातु के रासायनिक गुण से जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे आघातवर्ध्य। धातुएं आघातवर्ध्य नहीं होते हैं, मतलब यदि इसको पीटा जाएगा ना, गर्म करने के बाद पीटा जाएगा तो यह आघातवर्ध्य फैलेगा नहीं। अब बताओ ऑक्सीजन हवा है, इसको हम लोग पीट सकते हैं, तब ये क्या हो जाएगा आपका? ये आघातवर्ध्य नहीं होते हैं। तन्यता, अधातु तन्य नहीं होते हैं, उसे हमको लंबी तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं ना। चलाकता, अधात्वीय ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, उसमें करंट नहीं बताता है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होता है। ग्रेफाइट कोष्ठ में लिख दिए हैं आप लोग को समझने के लिए। देखिए ग्रेफाइट, ये समझ ले जाइए कि ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अवस्था, अधातु प्रायः गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए जस्ट उल्टा है, धातु से जस्ट उल्टा है। धातु में क्या था? धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि कौन अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जबकि उसमें क्या था धातु में कि एक ऐसा पारा, एक ऐसा पदार्थ है, द्रव पदार्थ जो ना ये धातु होता है, धातु के रूप में पाया जाता है। कौन? पारा। लेकिन इसमें क्या है? ब्रोमीन ना। अवस्था, चमक, अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है। यह अपवाद में हो गया। अब हम लोग जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। भौतिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ये देखिए भौतिक गुण है, अधातु के भौतिक गुण, भौतिक गुण। अब हम लोग रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे कौन चीज? धातु के रासायनिक गुण। देखिए वायु के साथ धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। इसीलिए कोई भी धातु है उसको हम लोग खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, खराब होने लगता है, संक्षारित होने लगता है। लेकिन सोना और चांदी ऐसा धातु है जो हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए हम सोनार लोग भी गारंटी दे देता है कि प्योर सोना है या खराब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, सोना और चांदी। और बाकी सब अभिक्रिया कर लेते इसीलिए वह खराब होने लगता है। जैसे में कॉपर है, वो ऑक्सीजन से के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। देखिए कॉपर है, इसको देखिए संतुलित है कि नहीं, संतुलित करते जाएंगे हम लोग। देखिए दो है, इधर एक है, ये एक है, अभी एक है। हमको ऑक्सीजन को बराबर करना है तो यहाँ 2 लिखना होगा, तो ये 2 हो गया, तो हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे। कॉपर भी 2, ऑक्सीजन भी 2, कॉपर भी 2, ऑक्सीजन भी 2। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है अम्ल के साथ। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं ना। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बाबू? संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम दे दिए हैं कि एल्युमिनियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अभिक्रिया करके ना एल्युमिनियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है ना। देखिए Al प्लस HCl अभिक्रिया करके AlCl, मतलब ये हो गया लवण, ये हो गया हाइड्रोजन गैस। जल के साथ, सभी धातुएं जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। यदि लोहा को जल में डुबा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं ना जैसे सोडियम, पोटेशियम, जो भाप के साथ अभिक्रिया करके ना हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन
गैस बनाते हैं। कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम, ये अभिक्रिया कर लेता है ना। इसीलिए आगे हम लोग बताएंगे, सवाल आएगा कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है ना, क्योंकि जो सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है ना, वह तुरंत हवा के साथ संपर्क में आते ही अभिक्रिया कर रहे। इससे बचने के लिए हम लोग डुबो कर रखते हैं केरोसिन तेल में। उसको आगे हम हेडिंग दिखाएंगे। हाइड्रोजन गैस, देखिए कुछ धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्राइड बनाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभय मतलब होता है दोनों, तब क्या हुआ? उभयधर्मी ऑक्साइड। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड इत्यादि ना। अम्लराज या एक्वारेजिया का होता है, देखो अम्लराज को बोलते हैं एक्वारेजिया। अम्ल मतलब समझिए कि राज मतलब दो अम्ल को मिलाना। तो देखिए क्या है इसमें कि सांद्र ACl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल के 3:1 मतलब 3 हिस्सा इसको और 1 हिस्सा इसको के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। तो अब दोनों को मिला देते हैं 3:1 में, तब उसको क्या बोलते हैं? अम्लराज कहते हैं। यह चमकीला द्रव होता है, यह चमकीला द्रव पदार्थ होता है जो प्लेटिनम जैसे धातु को गलाने की क्षमता रखती है। ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग हम धातु और अधातु के में अंतर बता रहे हैं। रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। देखिए पहला है धातु तरफ कि धातु अघात वर्ध होते हैं, मतलब इसको चादर के रूप में इसको बनाया जा सकता है। पीटने के बाद आघात करने के बाद हम लोग चादर के रूप में बना देते हैं, उसको अघात वर्ध कहते हैं। और जबकि अधातु को हम लोग चादर के रूप में नहीं बना सकते हैं ना, क्योंकि वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। बताइए हाइड्रोजन को हम लोग पीटने पाएंगे? दूसरा है धातु में कि धातु तन्य होते हैं, धातु तन्य होते हैं, जबकि अधातु तन्य नहीं होते हैं। मतलब धातु को हम लोग खींच कर लंबे तार के रूप में बना सकते हैं, उसी को ना तन्य बोलते हैं। जबकि हम लोग अधातु में नहीं बनाने पाएंगे, उसको नहीं खींचते हैं। तीसरा है धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, तांबा है, ये सब चमकता है। अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। आयोडीन, देखिए क्वेश्चन में लिखा आयोडीन मतलब हो गया कि आयोडीन एक ऐसा धातु है जो कि चमकता है, वो अपवाद में हुआ, उसको अपवाद बोलते हैं क्योंकि एक है। चौथा है धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होती है, ऊष्मा के सुचालक होती है। और उधर अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है, अधातु है जो कि केंद्र में पाया जाता है, वो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होता है। जो कोष्ठ में लिखे हैं समझने को अपवाद है। पांचवा है धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, सब ठोस है, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, अधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। भौतिक गुण के आधार पर, वो था रासायनिक गुण, अपनी है भौतिक गुण। एग्जाम में कभी पूछा है कि भौतिक गुण के आधार पर बताइए, तो भौतिक वाला लिखना होगा, और रासायनिक गुण के आधार पर बोलेगा तो रासायनिक वाला लिखना होगा। देखिए भौतिक गुण के आधार पर पहला है कि धातु विद्युत धनात्मक होती है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं ना, उसमें प्लस चार्ज होता है। और जबकि अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणायन बनाते हैं, और उस पर माइनस चार्ज होता है, माइनस लगा रहता है ऊपर में। ठीक है, दूसरा है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं क्षारीय ऑक्साइड, और धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके A2 गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके A2 गैस नहीं बनाते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है एक जो VVI एग्जाम में हमेशा पूछता है
कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में क्यों डुबोया जाता है? तो सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु है जो जल के संपर्क में आते ही अभिक्रिया कर लेती है। अतः इससे बचने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोया जाता है। मतलब तुरंत अभिक्रिया करके आग पकड़ने का डर रहता है, आग लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, केरोसिन में डुबोया जाता है। केरोसिन मतलब होता है, देहात में बोलते हैं मिट्टी का तेल ना, उसी में रख दिया जाता है जिससे वो अभिक्रिया नहीं करने पाता है जल से और सुरक्षित रहता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सक्रियता श्रेणी। अब देखिए सक्रियता श्रेणी है अगला हेडिंग। कुछ धातुओं को क्रियाशीलताओं के आधार पर और वही क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। कुछ धातुओं को क्रियाशीलताओं के आधार पर और वही क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है ना, तो ऊपर से देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु मतलब पोटेशियम है। जल्दी जल के साथ मिल जाएगा ना, भाप के साथ मिलेगा, तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। उसके बाद कौन करेगा, सोडियम, एक बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। इधर धीरे धीरे घटती क्रम अभिक्रियाशील हो जाएगा, मान इन लोग से कम करने लगेगा। जैसे जिंक है, लोहा है, कम करेगा, जंग लग जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए फिर शीशा आ गया, धीरे 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 देखिए नीचे आने लगा। फिर क्या है, शीशा, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, फिर देखिए सिल्वर, फिर गोल्ड। देखिए सिल्वर, सोना चांदी आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं चांदी, इसको बोलते हैं सोना। ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए इससे गहना बनाया जाता है ताकि जल्दी खराब ना हो। और सोनार लोग जो गहना बेचने वाला है वो गारंटी दे के बेचता है। समझ गए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम आप लोग के सिखा रहे हैं कुछ तत्वों के प्रकार ना। तत्व के प्रकार क्या, गैस में, धातु में और अधातु में, 3 कैटेगरी में हम आप लोग का आज बताने जा रहे हैं, बांट दिया गया है। देखिए ना, तत्व के नाम है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये गैस होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन आ गया तो समझ लेना कि गैस है, सक्रिय गैस है ना। तो गैस है, देखो हीलियम का संकेत होता है He, नियॉन के Ni, आर्गन के Ar। धातु कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब धातु है। ठीक है, अधातु कौन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये क्या है, अधातु है। परमाणु संख्या हीलियम को होता है 2, ये सब परमाणु संख्या है। नियॉन के 10, आर्गन के 18, सोडियम के 11, मैग्नीशियम के 12, एल्युमिनियम के 13, पोटेशियम के 19, कैल्शियम के 20, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, फ्लोरीन के 9, फास्फोरस के 15, सल्फर के 16, क्लोरीन के 17। आप लोग के पूरा एकदम हम ट्रिक के साथ भी पहले भी पढ़ा चुके हैं ना, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तत्व के नाम ये सब और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करने सिखाए हैं, वैलेंसी भी ज्ञात करने सिखाए हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आज थोड़ा सा टेलर दिखा रहे हैं क्योंकि चैप्टर में जो जरूरत है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको देखिए बांटा गया है, डिवाइड कर दिया है KLMN। इसको खाने की क्षमता है 2, रखने की क्षमता है 2 से अधिक होता है, कहता है कि भैया तू ले लो, इससे अधिक होगा। यहाँ देखिए ऐसा है 2 8, देखिए 2n स्क्वायर पर काम करता है। देखिए 2n स्क्वायर पर, पहला घर है तो n का मान 1 रखेंगे तो 2 के n की स्क्वायर, 1 गुने 2, फिर रखेंगे 2 तो 2 की स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर करेंगे 3 के 3 3 9 दूना 18 ना, और फिर करेंगे 4 तो 4 चूके 16, 16 दूना 32 होगा 32। लेकिन इस चुपचाप 8 है तो अष्टक पूरा करता है, वो आगे हम बताएंगे 4 अध्याय में पूरा डिटेल्स बनाने का अष्टक कैसे पूरा करेगा। लेकिन आप लोग समझिए कि 8 रखेगा और ई भी 2, ई 8, ई भी 8 रखेगा और बाकी स्पीड चला जाएगा, मतलब 8 से अधिक रखने की क्षमता नहीं है। तो देखिए क्या है कि 2 है और इसको 2 रखने की क्षमता है, यहाँ 2 ही ना होगा। ये 10 है तो ये रखेगा 2, तो देखिए अब यहाँ कितना बचा, तो 2 तो बचा 8, यहाँ लिख देंगे 8, ये 8 रखने की क्षमता है। 18 है तो ये रख देगा 2, ये रखेगा 8, 2 8 10, 10 8 18। ठीक,
अब देखिए इसमें आएंगे तो ई है गया देखिए 2 ना, और 2 और 8 10, और 10 और 1 11, ये 12 है तो 2 और 8 10, और 10 और 2 12, 13 है तो 2 और 8 10, 10 और 3 13, 19 है तो 2 और 8 10, और 10 और 8 18, अब 1 19, 2 और 8 10 हुआ, 10 और 8 18, 18 और 2 20, ऐसे ज्ञात किया जाता है। ये सब है धातु। अब हम लोग अधातु कैसे ज्ञात करेंगे? ये 7 है तो ये रखेगा 2, तो यहाँ दे देगा 5, 2 और 7। अब देखिए 8 है तो 2 और 8 में से 2 गए 6 ना, तो 2 6 8। ये 9 है तो 2, ये ले लेगा 7, तो 7 और 2 9। ये 15 है तो 2, ये हो गया 8, 8 2 10 और 7 15। ये 16 है तो 2 और 8 10, 10 और 6 16, यहाँ 5 होगा। देखिए 2 और 8 10 और 5 15, 15 है तो 15, 16 है तो 2 और 8 10, 10 और 16 17 है तो 2 और 8 10, 10 और 7 17। समझ गए? ये इलेक्ट्रॉनिक कोश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कैसे कैसे बढ़ता है अंतिम हम लोग ज्ञात करेंगे। कोई पूछेगा कि सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखेंगे सोडियम को होता है 11, तो 2 और 8 10 1 11, बोलेंगे 1। अंतिम में कितना है? 1। खाली सब बांटने सीख लीजिए, पता चल जाएगा। कैल्शियम में कोई पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग का दिमाग माना चाहिए कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है 20, तो आ जाना चाहिए 2 और 8 10, 10 8 18, 2 20, अंतिम में 2, अंतिम में 2। ये सब सीखिए, इसी का आधार पर बेसिक नॉलेज आई। अब आप लोग का पहले हम वीडियो बना चुके हैं, अब आप लोग इसको देख सकते हैं। तो कैसे देखिएगा? पहले सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन का घंटी बजाइए, ऑल पर जाए क्लिक कीजिए, फिर वीडियो खोजिए, देखिए ना। और नहीं मिलेगा तो देखिए मेरा मोबाइल नंबर देखो है 97 090, लिख देते हैं, देखिए 97 090 19 843 पर कॉल करो। पूरा व्हाट्सअप नंबर है तो पूरा लिंक भेज देंगे ना, नहीं पता चलेगा तो समझ गए। तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग दिमाग का लगाते हैं कि जो गैस हम कैसे जाने की गैसे है ना। देखिए गैस है अंतिम में जितना खाना खाने की क्षमता है उसको भर पेट मिल गया तो समझो कि गैस है। कैसे? तो देखो हीलियम है, हीलियम को खाने की क्षमता था 2, तो अंतिम में है 2, भर पेट खा के एकदम टाइट है, तो समझ जाना कि गैस है। और फिर देखिए नियोन है ना, नियोन में क्या है बाबू? तो देखो एक है 10, तो 2 8, एक 8 खाने की क्षमता था, खा के एकदम टाइट है, तब न चेहरा पर लाइट है। देखो आर्गन है 18 है, 2 और 8 8 भले 18 है लेकिन 8 तक खाने की दम है, उससे ज्यादा नीति हो, खा के टाइट है, तो समझ जाएंगे गैस है। धातु कैसे जाने की? धातु है जी तो देखेंगे अंतिम में 1 से लेकर 3 तक रहबे करेगा, अंतिम में 1 2 या 3 रख सकता है। तो देखिए धातु में देखिए, धातु में देखिए 1 है अंतिम में, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, समझिए कि धातु है। अब भैया हम धातु में कैसे जाने क्या है? तो बाबू 4 से अधिक रहेगा, 4 से अधिक रहेगा। देखिए 4 से 5 6 7 अधिक है ना, और कोई कोई उसका 4 रहेगा तो उसको बोलते हैं उपधातु। ठीक है, आप लोग यदि समझ में आए तो सब्सक्राइब करो भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग सीखेंगे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक किससे बोलेंगे? धातु और अधातु में। आयनिक यौगिक या धातु और अधातु में अभिक्रियाएं, मतलब धातु और अधातु में अभिक्रिया करके क्या बनता है वही चीज है, या आयनिक यौगिक भी, इसको 2 नाम है। देखिए धातु और अधातु अपने में उपस्थित बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अदली बदली या स्थानांतरण करके यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, जैसे सोडियम है क्लोरीन से। देखिए सोडियम है ना, कल आप लोग के मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक था ना उसमें आप लोग के बताए थे कि सोडियम है उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, K-L-M-N के द्वारा। अब K के पास रखने की क्षमता कितना होता है 2, और K-L-L के पास 8, M के पास 8, ऐसा आता है 18 लेकिन रखता है 8 है। K-L-M और N के पास भी 8 से अधिक जो बचेगा N में जाएगा।
तो क्या है देखिएगा, सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है कितना, सोडियम का होता है 11। तो शुरू में रहेगा 2 और फिर यहाँ आ जाएगा 8, 8 और 2 10 और बच गया 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा। कोई पूछेगा कि सोडियम के, ये लिखिए सोडियम के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना होगा 1। तो देखिए सोडियम है ना, तो इसमें देखिए क्या काम कर दिए, बिंदु लिख दिए, मतलब ये 1 का बजाय हो गया बिंदु। ये है क्लोरीन को होता है 17, 30 में हो जाएगा, क्लोरीन को होता है 17, 30 में हो गया 2, 2 8 10, 10 और 7 17, अंतिम में 7, तो इसमें 7 को बिंदु दे दिए। तो इसको अस्थायी होने के लिए एगो इसको चाहिए ना, और इसको अस्थायी होने के लिए एगो इसको चाहिए। 3 लोग साझेदारी करता है। आगे हम पढ़ाएंगे 4 अध्याय में, एकदम पूरा डिटेल चैप्टर है, एकदम झकास चैप्टर है, 4 अध्याय, ठीक है। तो इसमें कहा है कि लेगा, तो इन लोग साझेदारी करता है। तो देखिए एगो इससे ले लिया और एगो इसको दे दिया। तो देखिए और इसका वैलेंसी भी होता है 1, इसको भी वैलेंसी होता है 1। देखिएगा जो धातु होता है वो होता है प्लस में +4, और जो अधातु होता है ये -4 ना। कल भी बताए थे कि धातु कैसे जानेंगे, अधातु कैसे जानेंगे, उपधातु कैसे जानेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में हम बताए थे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का होता है, धातु के अंतिम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाने के लिए बिंदु या क्रॉस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। जैसे सोडियम है, अंतिम में कितना है 1 है, देखो देखिए हम बिंदु दिए हैं, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लोरीन है, क्लोरीन कितना होता है अंतिम में 7, देखिए 7 होता है, तो इसमें हम 7 को दर्शा दिए, 2 3 4 5 6 7, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, नहीं दर्शा दिए। और कोई सर क्रॉस का होगा तो क्रॉस मतलब ऐसे दे दीजिए, 1 का बाद वो क्रॉस, 7 को एक होता है तो 7 को क्रॉस, इहो दे सकते हैं, 2 तरह से इसको हम लोग दे सकते हैं, 3 2 5 1 6 1 7 ना, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको आप स्क्रीनशॉट। धातु की प्राप्ति, हेडिंग है धातु की प्राप्ति भूपट्टी से होता है। भूपट्टी मतलब होता है पृथ्वी के ऊपरी भाग, वहां से खनन प्रक्रिया द्वारा धातु की प्राप्ति किया जाता है। और धातु 2 अवस्था में पाए जाते हैं, पहला मुक्ता या स्वतंत्र अवस्था और दूसरा है संयुक्त अवस्था। मुक्तावस्था किसे कहेंगे, वे धातु जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं उसे मुक्तावस्था कहते हैं या स्वतंत्र अवस्था कहते हैं। वे धातु जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, ये सब क्या में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में। संयुक्त अवस्था किसे कहेंगे, वे धातु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं उसे संयुक्त अवस्था कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि। खनिज किसको बोलेंगे, वे धातु जो पृथ्वी के अंदर से खनन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे खनिज कहते हैं ना। कभी आएगा कि खनिज, अयस्क और गैंग के परिभाषित कीजिए, तो आप लोग लिखना है कि वे धातु जो पृथ्वी के अंदर से खनन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। अयस्क अशुद्ध रहित धातु को अयस्क कहते हैं। जब खनिज निकालेंगे ना खनन प्रक्रिया द्वारा, तो उसमें जो अशुद्ध रहित धातु को उसको क्या बोलेंगे, अयस्क। गैंग किसको बोलेंगे, अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। उसमें क्या रहेगा, मिट्टी रहेगा, रेत रहेगा, बालू लगा रहेगा, उसको अलग किया जाता है, समझ गए ना। तो मतलब अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। आप लोग के यदि मेरा यह जो वीडियो है पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।